दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नीति मंथन और मेरा नाम है अरुण वर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय को मैं अपने पुराने वीडियो में भी उठा चुका हूं और इस विषय के बारे में हम काफ़ी विस्तृत रूप से अपने पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। परंतु आज मैंने वाजिब समझा कि फिर से एक बार आप लोगों को अवगत कराऊं कि कांग्रेस जिस मिशन को लेकर आगे चल रही है, कांग्रेस चाहती है किसी भी तरीके से क्षेत्रीय दलों को हर पर्टिकुलर स्टेट्स में से वो साफ करना चाहती है। और इस बारे में मैंने आपको जानकारी बहुत पहले दी थी। बाद में बिहार जब चुनाव चल रहे थे, उस समय भी मैंने आपको इस बारे में अवगत कराया था कि किस तरीके से जो कांग्रेस के जो क्रियाकलाप थे बिहार चुनाव के दौरान, वो क्रियाकलाप कांग्रेस का जो मिशन है, कहीं ना कहीं उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही रास्ता। तो वही चीज कुछ अब बंगाल में भी दिख रही है। बंगाल में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जिस तरीके के क्रियाकलाप बंगाल की राजनीति में हो रहे हैं और जिस तरीके का राजनीतिक बदलाव बंगाल ले रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है और कांग्रेस बहुत बड़ा खेल करने जा रही है बंगाल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि टीएमसी से निष्कासित जो उनका एक सदस्य है, नाम है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने, कल आपको पता होगा कि बाबरी नामक मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 में हिंदू संगठनों के द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी, उस बाबरी के नाम पे पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद का निर्माण करने का आह्वान किया है। बाबरी नामक एक मस्जिद बनाने का आह्वान किया है। और जैसे ही आह्वान हुमायूं कबीर ने किया, तत्काल बंगाल से टीएमसी पार्टी ने, और कहें कि ममता बनर्जी ने, हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया। निष्कासन का तो अभी तक किसी भी तरीके का कोई अभी किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, ना कहीं पे अभी उपलब्ध है कि अपनी पार्टी से उनको हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया है। परंतु ये बात उनका सोशल मीडिया सेल में हो चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो, ये बात खुल के आ चुकी है कि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंशन इट मीन्स कि पार्टी ने अभी उनको कुछ दिन के लिए अपने पार्टी से थोड़े दिन के लिए दूरी बना ली है। और जिस तरीके से आप जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हुमायूं कबीर के आह्वान पर, और हुमायूं कबीर के आह्वान पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कहें या स्थापना करने के लिए जो लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था, उस पे लगभग 2 लाख लोग इकट्ठा हुए। और 2 लाख लोग उसी तरीके से इकट्ठा हुए जिस तरीके से राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे हिंदू भाई बहन, कोई ईंट लेके आया, कोई पत्थर लेके आया, कोई कुछ लेके आया। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि मुसलमान जितने भी लोग हैं, वो 2 लाख के करीब वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई। और कोई ईंट लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके लोग वहां पे इकट्ठा हुए। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, अब हम चलते हैं बैकग्राउंड पे। और डॉट्स जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी जो करंट जो राजनीति चल रही है, इस करंट जो राजनीति का जो अभी दौर है, इस राजनीतिक दौर में डॉट्स को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा और फिर आप उन डॉट्स को अपन कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर 2011 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी बंगाल में, उस समय कांग्रेस के टिकट से, और आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि हुमायूं कबीर रिटायर्ड और वीआरएस लिया था। इन्होंने वीआरएस लिया था। ये एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। तो एक आईपीएस ऑफिसर थे और इन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस लेके
कांग्रेस के टिकट पे 2011 में चुनाव लड़ा और उस चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी, उसमें से एक सीट हुमायूं कबीर की भी थी। और कुछ दिन बाद जब अपनी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति बहुत दयनीय है पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने पाला बदला और पाला बदल के टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद कुछ समय 2019 के आसपास की बात है, ये बीजेपी में भी शामिल हुए, बीजेपी की टिकट पे चुनाव भी लड़ा, फिर चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद वापस से टीएमसी में चले गए। तो ये है हुमायूं कबीर की बैकग्राउंड। तो हुमायूं कबीर, ऐसा नहीं है कि हुमायूं कबीर केवल टीएमसी के बैकग्राउंड से हैं। हुमायूं कबीर का मेन बैकग्राउंड जो है, जो उनकी जड़ें जहां से जुड़ती हैं, वो है कांग्रेस। और जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने आह्वान किया है कि मैं अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी बना सकता हूं, उन्होंने कहा है कि हमने अपने जो जिला कमेटी है वो भी बना ली है, बहुत सारे जिलों में उन्होंने अपनी जिला कमेटी बना ली है और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मुझे दिख रहा है कि ये हुमायूं कबीर कांग्रेस का प्यादा है। और कांग्रेस का प्यादा क्यों है? क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की जो रणनीति है क्षेत्रीय दलों का सफाया करने की, और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में वोट कट रहे हैं, आज की अगर करंट जो चुनाव आयोग की जो सूचनाएं हैं, ओपन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल जो सूचनाएं हैं, उसके हिसाब से लगभग 56 लाख वोटर तो कट चुके, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये वोटों की संख्या लगभग 80 लाख से 85 लाख के बीच पे ये संख्या जाके पहुंचेगी। और अगर ये 80-85 लाख की जनसंख्या कम होती है करंट वोटर लिस्ट से, तो बंगाल में टीएमसी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। और यहीं पे मौका मिलता है कांग्रेस को। कांग्रेस हुमायूं कबीर, फुरफुरा शरीफ और जो वाम दल है, इनके साथ में संगठन बना के चुनाव में उतरेगी। ये अभी से मैं आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, और यही होगा। इसी रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस टीएमसी के साथ अलायंस करके बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, और ना ममता बनर्जी टीएमसी किसी भी तरीके से कोई भी स्पेस बंगाल में कांग्रेस को देने वाली है। तो कांग्रेस बंगाल में, भले ही कांग्रेस वहां पे चुनाव जिस तरीके से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जिस तरीके से आप हरियाणा में देख लीजिए, जिस तरीके से आप दिल्ली में देख लीजिए, जिस तरीके से आप बिहार में देख लीजिए, उसी तरीके से बंगाल में भी कांग्रेस का मकसद सत्ता में आना नहीं है। कांग्रेस का मकसद सत्ता में आना नहीं है। कांग्रेस का मकसद टीएमसी को बंगाल से विदा करने का मकसद है। एक बार अगर टीएमसी बंगाल से निकल गई, वहां से चुनाव हार गई, उसके बाद जो कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है मुस्लिम वोटर, वो मुस्लिम वोटर टीएमसी के तरफ तो जाएगा नहीं, बीजेपी की तरफ जा ही नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि मुस्लिम वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता। 1-2% से ज्यादा वोट बीजेपी को कभी भी नहीं मिलता है। तो जो कंसोलिडेटेड 30% के करीब, जिस तरीके से कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% से 35% है, तो ये जो कंसोलिडेटेड वोट है, ये वोट कहां जाएगा? ये वोट एकदम से शिफ्ट करेगा कांग्रेस की तरफ। और जब ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा, तो कांग्रेस वापस से बंगाल में रिवाइव कर सकती है। ये है मकसद कांग्रेस का, और इसी मकसद और इसी मिशन के साथ कांग्रेस बंगाल में चुनाव लड़ेगी, साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपना के। और जो हुमायूं कबीर की हरकतें हैं और जो हुमायूं कबीर का मंसूबा है, वो मंसूबा सीधा सीधा यही इशारा करता है कि हुमायूं कबीर कांग्रेस का स्थापित किया हुआ प्यादा है। और इस बात को तब ज्यादा बल मिलता है जब आप देखिए, तार जोड़िए, रेवंत रेड्डी अगर आप देखें, हैदराबाद की सीट में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी ने अब आपस में गठबंधन बनाया और हैदराबाद के जो बाय इलेक्शन हुए थे, उस बाय इलेक्शन में साथ में चुनाव लड़ा। ठीक है ना? वहां पे AIMIM का पूरा समर्थन था कांग्रेस को, और वही समर्थन
कांग्रेस को बंगाल में मिलेगा AIMIM का मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए। और एक बार अगर कांग्रेस इस बात में इस चाल में सफल हो गई तो फिर बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। अब बात आती है रेवंत रेड्डी की। आप देखिए रेवंत रेड्डी के पिछले बयान, तार जोड़ने की जरूरत है। जो बयानबाजी हो रही है वो बयानबाजी एक संदेश है। वो संदेश क्या है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। क्यों बोल रहे हैं ये, क्यों जोर जोर से बार बार रेवंत रेड्डी मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश कर नहीं रहे हैं, ये संदेश दिया जा रहा है। ये इनको हाई कमान से बोला जा रहा है कि आप इस तरीके के संदेश दो जिससे कि हमारे को मुस्लिम वोट हमारे तरफ कंसोलिडेट हो और हम किसी भी तरीके से क्षेत्रीय दलों को एक बार अगर सफा करने में सक्षम हैं और अगर हम इस मिशन में सफल हो गए तो आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जमीनें खोई हैं बड़े बड़े प्रदेशों में, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप बिहार देख लीजिए, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, और भी बहुत सारे प्रदेश हैं, और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे कांग्रेस ने अपनी जमीन, गुजरात देख लीजिए, ठीक है ना, जहाँ पे कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से अभी अपनी जमीन को खो चुकी है। तो उस जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस के पास में केवल एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है कि क्षेत्रीय दलों को सफाया करें। जब क्षेत्रीय दलों को सफाया होगा उसके बाद ही कोई चांस बनता है, क्योंकि हिंदू वोटर्स में कांग्रेस सेंध नहीं लगा सकती जिस तरीके के क्रियाकलाप अभी कांग्रेस के हैं। कभी भी हिंदू वोटर कांग्रेस की तरफ तो नहीं जाने वाला है। और जो भी उनके मुद्दे थे, जाति जनगणना, वो बीजेपी ने उसके ऊपर में मट्टी पलीत कर दी, पानी फेर दिया। जिस तरीके के उनके हिंदू वोट का जो पोलराइजेशन करने की जो उनकी सोच थी, उस सोच के ऊपर में नहले पे दहला मारते हुए बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू वोट सच में बीजेपी की तरफ अच्छा खासा कंसोलिडेट बंगाल के भी चुनाव में होगा। तो कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस करना चाहती है मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण। अगर इस मिशन में और इस बंगाल के चुनाव में एक बार अगर टीएमसी हार गई चुनाव, तो दोबारा टीएमसी का लौटना एक प्रकार से एक स्वप्न के तरीके हो जाएगा टीएमसी के लिए, कि सपना देखती रह जाएगी टीएमसी। और उसके बाद भले ही बीजेपी वहां पे सत्ता में आ जाए, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टेट पॉलिटिक्स में अगर वहां बीजेपी आ भी जाती है। और कांग्रेस का फोकस अभी का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का फोकस है 2029 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। अगर लोकसभा में सारे स्टेट्स में अगर क्षेत्रीय दल इतने कमजोर हो जाएं कि लोगों को उनसे किसी भी तरीके की उम्मीद ही ना रह जाए, तो जब उम्मीद नहीं रह जाएगी तो सिंगल एक पार्टी दिखेगी। किसको? मुस्लिम वोटर्स को। क्या दिखेगा कि भैया एक ही पार्टी बची है, कि कांग्रेस ही बची है जो बीजेपी को कुछ किसी भी तरीके से टक्कर दे सकती है। तो ये सारा कॉन्सोलिडेटेड जो वोट है, वो वोट एक मुश्त कांग्रेस की तरफ आएगा। और उस वोट को आने के बाद में जो बचा कुचा हिंदू वोट है जो आज भी कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है, वो वोट अगर ऐड हो जाता है तो कांग्रेस का नंबर बहुत अच्छा हो सकता है। ये है कांग्रेस की रणनीति, ठीक है। तो रेवंत रेड्डी का जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी मुसलमान मुसलमान, क्योंकि किसी भी तरीके से अभी तेलंगाना में तो चुनाव है नहीं, तो मुसलमान मुसलमान क्यों कर रहे हैं? किसको संकेत दे रहे हैं? संकेत वो पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं, संकेत वो बिहार में दे रहे थे। जिस तरीके से आरजेडी के साथ में मुस्लिम वोट छटक गया, और आरजेडी की स्थिति आप देखिए, 25 सीट, एक सीट अगर और कम हो जाती तो विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन पाता आरजेडी का, ठीक है। तो आप समझिए कि क्या किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है। राजनीति कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से खेल रही है। लोग भले ही कुछ भी कहें कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस हार नहीं रही है। कांग्रेस अपने मिशन में काम कर रही है, और कांग्रेस अगर इस मिशन में सफल हुई तो आने वाले समय में क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। एक भी क्षेत्रीय दल मुझे नहीं लगता सरवाइव करते हुए दिखने वाला है।
अब आगे बात आती है टीएमसी की। और कांग्रेस ने जो ये जो दांव चला है, कांग्रेस ने जो, मैं आपको फिर से वापस से कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस ने जो ये दांव चला है हुमायूं कबीर का, ये एक तीर से तीन निशाने हैं। अब एक तीर से तीन निशाने मैं क्यों बोल रहा हूं? पहला निशाना मुस्लिम वोटर, मुस्लिम वोटर पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने में कांग्रेस, मैं बोलता हूं कांग्रेस अगर 10% मुस्लिम वोट भी इधर से उधर कर पाई तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा टीएमसी के लिए, ठीक है ना। टीएमसी की कम से कम 50 से 60 सीटें डेंट होंगी इस तुष्टीकरण में, मुस्लिम तुष्टीकरण में। अगर 50 से 60 सीटें डेंट हो गई तो आप सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि टीएमसी कहां जाके टिकेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी को एक बीजेपी को एक बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। क्या मुद्दा मिल गया? और इस चीज का बीजेपी बहुत जोर शोर से, मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत जोर शोर से हिंदू मुस्लिम करेगी बाबरी को लेके, क्योंकि बाबरी हम सब जानते हैं कि किस तरीके का कलंक माना जाता है कि विदेश से आए हुए एक आक्रांता ने हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर तोड़ के वहां पे आपने एक मस्जिद खड़ी कर दी, बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। फिर 6 दिसंबर 1992 में उसका विध्वंस किया गया। और मुझे लगता है कि जो बाबरी मस्जिद बनाना एक बहुत गलत डिसीजन हुआ। गलत डिसीजन अगर मुस्लिम मतदाता के उससे देखा जाए, ये एक प्रकार की दरार डाल दी, एक प्रकार की फूट डाल दी। अब इससे बहुत सारा मुस्लिम ऐसा वोटर होगा जो इस चीज का निर्णय नहीं कर पाएगा। इस चीज का निर्णय करने में उसको बहुत तकलीफ होगी कि मैं किधर को जाऊं, मैं बाबरी का सपोर्ट करूं कि मैं ममता का सपोर्ट करूं। और मुसलमान वोटर के अंदर में कट्टरता बहुत होती है, खासकर धर्म को लेके। और जो उनकी जो धार्मिक कट्टरता है, उस धार्मिक कट्टरता के कारण में मुसलमान वोट बहुत बड़ी दुविधा में उलझ के रह जाएगा कि वो क्या करे। लास्ट मोमेंट तक वो उलझा रहेगा कि क्या मैं बाबरी बाबरी बाबरी, जब बाबरी बाबरी इतना ज्यादा होगा चुनाव में, बार बार बाबरी 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 होगा, तो उस चक्कर में जो उनका माइंडसेट में जो पहले जो हुआ करता था कि नहीं, हमको तो आंख बंद करके टीएमसी को वोट दे देना, जाके हमको आंख बंद करके टीएमसी को वोट दे देना, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन और जिस तरीके से टीएमसी ने हुमायूं कबीर का विरोध किया, उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, तो ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं डेंट करेंगे टीएमसी को। तो पहला कि टीएमसी को डायरेक्ट डेंट मुस्लिम वोटर्स का। दूसरा, बीजेपी को एक मुद्दा कांग्रेस ने दिया है, ये मुद्दा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको पोलराइज करना है पूरा चुनाव। और तीसरा कि कांग्रेस के पास में मुस्लिम वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस बोलेगा कि देखो, आप टीएमसी आपके साथ ही नहीं खड़ी है, आप बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हो। और देख लेना, आप बाबरी मस्जिद को लेकर, जो बाबरी मस्जिद का जो वो हुआ है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वापस से हम एक बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो उस चीज में कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं है। कांग्रेस के किसी नेता का, किसी प्रवक्ता का कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं है? क्या कारण है इस रिएक्शन ना होने का? इसका कारण ये है कि हम पोलराइज करेंगे चुनाव को। और जब चुनाव पोलराइज होगा, अगर 10% वोट भी मुस्लिम वोट पोलराइज कर दिया तो मान लीजिए टीएमसी की लुटिया डूब गई। और एक बार टीएमसी गई और बीजेपी आई, तो जिस तरीके का सत्ता परिवर्तन होगा, उस सत्ता परिवर्तन होने के बाद में जिस तरीके का वहां पे क्रियाकलाप होंगे, टीएमसी को एकदम जड़ से साफ कर दिया जाएगा। क्योंकि टीएमसी का जो बैकलॉग है वो बहुत हैवी है। उसको जैसे ही बीजेपी आएगी, वो इस तरीके से एक एक करके टीएमसी के जो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता जो बसे हुए हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, देखना वन बाय वन सब भागेंगे, कोई नहीं टिकेगा। सब या तो जेल में मिलेंगे या तो बेल में मिलेंगे। यह बिल्कुल तय है, यही रणनीति रहेगी बीजेपी की। और जिस तरीके से आप जीता जागता उदाहरण है, आप देख लीजिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में बुलडोजर भी चलना चालू हो गया है। बिहार में जिस तरीके से यूपी में वो लंगड़ा मिशन चल रहा है, उसी तरीके का लंगड़ा मिशन बिहार में भी चालू हो गया है। तो यही सेम पैटर्न आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा।
अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ये सब करके कांग्रेस को हासिल क्या होगा? तो कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा, तो और ना कांग्रेस कुछ हासिल करना चाहती है, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि कांग्रेस की अभी करंट में जो अभी वास्तविक जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? कांग्रेस कुछ हासिल नहीं करना चाहती। कांग्रेस के दिमाग में या कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिमाग में कहीं से कहीं तक भी सत्ता की लोलुपता तो है ही नहीं कि हम सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में आने का कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक किसी भी तरीके का कोई ख्याल में, कहीं दूर दूर तक कोई सपना भी नहीं देख रहा कोई कार्यकर्ता कि कांग्रेस वहां पे सत्ता में आएगी। कांग्रेस केवल और केवल चलते हुए खेल में खिलाड़ी को टांग अड़ा के गिराना चाहती है कि हम टांग अड़ा के गिरा देंगे और उसके बाद हम मजे लेंगे। तो ये है कांग्रेस की रणनीति, और ये भविष्यवाणी बिल्कुल मुझे सत्य होती दिख रही है कि जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, और बिहार भी वो चीज सत्य हुई। बिहार चुनाव के पहले मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि कांग्रेस आरजेडी को खत्म करना चाहती है, और जिस दिन से कांग्रेस बिहार में चुनाव हारी है या फिर चुनाव नतीजे आए हैं, आप देख लीजिए किसी भी तरीके की बिहार को लेके कोई समीक्षा बैठक, किसी भी तरीके को अपने क्यों हारे, किस तरीके से हारे, क्या कारण थे, किसी भी तरीके की कोई समीक्षा कांग्रेस नहीं कर रही है। आप देख लीजिए दिल्ली में किसी भी तरीके की समीक्षा बैठक हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको पता था हमको जीतना नहीं है। हमको तो कांग्रेस का फिक्स मोटो था कि हमको आम आदमी पार्टी को साफ कर देना है। आम आदमी पार्टी को साफ कर दिया। अब नेक्स्ट चुनाव जब आएगा, जब अगला जो चुनाव दिल्ली का चुनाव होगा, उसमें क्या होगा? आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है अब वहां पे। आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा जो नेता थे वो जेल में चले जाएंगे अगले चुनाव आने के पहले पहले। वो बहुत बुरी तरीके से घिरे होंगे, ठीक है ना। तो फाइट किसके बीच में होगी? फाइट होगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, 1 on 1। वही चीज आने वाले सब चुनाव में आप आरजेडी देखिए किस तरीके से संभल पाती है, ठीक है ना। ये देखने वाली बात रहेगी। उसी तरीके से बंगाल में अगर एक बार टीएमसी साफ हो गई तो फिर मुश्किल है। फिर नेक्स्ट जो चुनाव होगा ना, वहां पे अब लेफ्ट पार्टीज बची हैं, फिर वहां पे टीएमसी का भी कार्डर जो है वो खत्म हो जाएगा एकदम, क्योंकि टीएमसी का कार्डर तभी तक उनके साथ में है जब तक टीएमसी सत्ता में है। जिस दिन टीएमसी की सत्ता गई, उस दिन जिस तरीके से लेफ्ट का कार्डर टीएमसी में आ गया था, उसी तरीके से टीएमसी का कार्डर निकल के बीजेपी में चला जाएगा और टीएमसी पार्टी खत्म हो जाएगी। और टीएमसी का किसी भी तरीके का किसी दूसरे स्टेट्स में आप अगर देखेंगे कोई प्रभाव नहीं है, जीरो, नील। अब इसके आगे की जो बात आती है वो देखने वाली बात रहेगी कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद यूपी की बारी आएगी। यूपी में देखने वाली बात रहेगी कि क्या रणनीति अपनाती है कांग्रेस। और जहां तक मैं अभी तक जो मुझे सुनने में आ रहा है कि जैसा और अनाउंस हो गया है कि जो पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड़ रही है कांग्रेस। तो मतलब अब यहां से एक संकेत है, तार जोड़िए आप। मैंने जो जिस तरीके से रेवंत रेड्डी के बयान बीच में आपने देखा होगा, आरफा खानम शेरवानी जो मतलब कट्टर कांग्रेसी पत्रकार, आरफा खानम शेरवानी ने क्या कहा था कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, ठीक है। तो रणनीति क्या बदलनी होगी? रणनीति यही बदली है, यही बदलाव है रणनीति का कि सत्ता में नहीं आना है। सत्ता में तो हम आ भी नहीं सकते क्योंकि सत्ता में आने की स्थिति है ही नहीं, ना कार्डर है, ना कार्यकर्ता है, ना कुछ है। तो टंगड़ी अड़ा के जो बढ़िया खिलाड़ी खेल रहा है उसको टंगड़ी अड़ा के गिरा दो। तो टीएमसी को गिराने की तैयार में है कांग्रेस। तो मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।